हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल चैनल आर.एस. ज्ञान संग्रह पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास हिस्ट्री यानी इतिहास का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका 50 VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। और ये जो भी 50 क्वेश्चन होगा ये एग्ज़ाम के लिए VVI क्वेश्चन होगा, मतलब कि जो भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा। और अगर आप इस वीडियो को एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा देख लेते हैं तो आपको सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। ज़्यादा भारी भी नहीं है, सब आसान है, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। आपका ऑप्शन है 1854, 1864, 1874, 1884 और ये 2024 का क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं कितना क्वेश्चन 2024 में सिर्फ इस चैप्टर से पूछा गया है। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा 1864 में हुआ था, ठीक है। अगला है इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था, तो 1871 में। कब? 1871। 3 नंबर क्वेश्चन कि लुई फिलिप किस देश का शासक था, तो कहाँ का था? फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए यूनान, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि बाहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था, ठीक है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया क्या? ऑस्ट्रिया, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। यह भी 2024 का क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि जर्मनी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का शासक सम्राट था। मतलब 1871 में जो विलियम प्रथम था वो कहाँ का सम्राट था, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि जर्मनी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि सार्डिनिया का राजा कौन था। सार्डिनिया का राजा कौन था, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि विक्टर इमैनुअल, ठीक है। विक्टर इमैनुअल, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर आते। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। तो प्रमुख नायक कौन था बताइए। इसका ऑप्शन है मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी। तो कब दी गई थी, तो इनको फांसी 1893 ईस्वी में दिया गया था। कब? 1893 ईस्वी में लुई 16वें को फांसी दिया गया था, 1893 ईस्वी, ठीक है। अगला है वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, ठीक है। किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिख। कौन? मेटरनिख। 12 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि का कम कर दिया गया था, ठीक है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी यानी कि लौसने सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? लौसने सम्मेलन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन आपका है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था। तो हीगेल किस देश का दार्शनिक था, तो जर्मनी का था। कहाँ का था? जर्मनी का था, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन आपका है कि वियना कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो इनका प्रमुख उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना, ठीक है। पुनर्स्थापित करना, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, ठीक है। अगला है सिकंदर कहाँ का निवासी था। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि यूनान का था। सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का, ठीक। अगला फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, मतलब फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि जर्मनी, ठीक है। जर्मनी में स्थित है। अगला है कोसुत का संबंध किस देश से है। तो कोसुत का संबंध हंगरी से है। कहाँ से है? हंगरी से, ठीक है। अगला है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये कौन से महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप, ठीक है, यूरोप महादेश। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि
फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी यानी कि बुर्बो वंश। कौन सा वंश? बुर्बो वंश। ठीक है। अगला है मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो मेजनी का संबंध किससे है? तो बी यानी कि कार्बोनरी से। किससे है? कार्बोनरी। अगला इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि विक्टर इमैनुअल को काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? यह 2020 और 22 दोनों में पूछा गया था। तो प्रधानमंत्री के पद पर क्या किया था? नियुक्त किया था। ठीक है। चलिए अगला है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो जो गैरीबाल्डी था पेशे से एक नाविक था। नाविक किसको बोलते हैं? जो नाव चलाता है। ठीक है। अगला है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? और ये देखिए ये क्वेश्चन बाप रे कितना बार पूछा हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन क्या था कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो जालबेरिन व्यापारियों की संस्था थी। किसकी? व्यापारियों की। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? यह भी क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीट किया गया है और 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रक्त एवं लौह का नीति मतलब किसने अवलंबन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। कौन? बिस्मार्क। अगला है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है। मतलब हम जो भी क्वेश्चन करवाते हैं वो सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को रेगुलर देखिए। ठीक है। एक दिन भी आप लोग वीडियो को मिस्टेक नहीं कीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? क्या रहा? प्रेरणा स्रोत। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि यूनान का। ठीक है। अगला है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा 1821। ठीक है। अगला कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 33 नंबर जो क्वेश्चन है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो 33 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी यानी कि 1832 ईस्वी को। ठीक है। अगला ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? ठीक है। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हीगल। कौन? हीगल। अगला है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1829 ईस्वी में। ठीक है कि आपको एक बार से नहीं याद हो रहा है, लेकिन आप लोग वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको 100% सारा क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन 36 नंबर कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ठीक है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए यानी कि 36 का राइट आंसर ए यानी कि तुर्की और रूस के बीच। ठीक है। चलिए अगला है 37 नंबर की सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी यानी कि ऑस्ट्रिया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि रूस ने। ठीक है। अगला है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ए यानी कि सेडोन में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी होगा यानी कि सेडोन का युद्ध। यानी कि सेडोन का जो युद्ध है वो फेमस है। ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो जो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ये यानी कि मेजनी था। अगला क्वेश्चन कि यूरोप का मरीन
मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का जो मरीज कहा जाता है वो तुर्की को कहा जाता है। किसको? तुर्की को। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1815 ईस्वी। ठीक है। अगला है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि बिस्मार्क। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो 47 का नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए 47 का देखते हैं। तो 47 का जो राइट आंसर आपका होगा वो 47 का हो जाएगा बी यानी कि संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो कौन उत्तरदायी था जर्मनी के एकीकरण के लिए? तो बिस्मार्क। कौन? बिस्मार्क। अगला 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो जो 50 है 50 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि इनमें से सभी, यानी कि मेजनी, इमैनुअल, गैरिबाल्डी, काउंट कावर, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि ब्रिटेन का था। तो ये आपका 51 VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए और